नमस्ते दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्क्रीम 7 मूवी को। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत होती है दो ट्रू क्राइम फैंस स्कॉट और मैडिसन से, जो एक पुराने हॉन्टेड हाउस की तरफ जाते हैं जिसे अब एक एयरबीएनबी बना दिया गया है। ये वही घर है जहां पहले एक फेमस किलर स्टू रहता था और लोगों में ये अफवाह चल रही होती है कि वो अभी भी जिंदा हो सकता है। दोनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और घर के अंदर जाते ही घर के क्रीपी सेटअप को देखकर थ्रिल फील करते हैं। और मैडिसन क्यूरियोसिटी में ऊपर बेडरूम चेक करने चली जाती है और उसे लगता है कि वहां कोई प्रेजेंस है। जैसे ही वो लाइट ऑन करती है, उसके सामने एक गोस्ट का फेस खड़ा हो जाता है। वो डर कर तुरंत नीचे भागती है और स्कॉट को बताती है कि असली किलर घर में ही है। लेकिन जब दोनों वापस चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो सिर्फ एक मोशन सेंसर रोबोट है जो लोगों की मूवमेंट कॉपी करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैडिसन काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और कहती है कि पैसे वेस्ट हो गए। लेकिन स्कॉट अब भी कन्विंस्ड होता है कि स्टू जिंदा हो सकता है। तभी अचानक फोन रिंग करने लगता है। स्कॉट फोन उठाता है और सामने से एक आदमी गोस्ट फेस की आवाज में उनसे हॉरर मूवीज के सवाल पूछता है। दोनों इजीली आंसर्स दे देते हैं और कॉलर कहता है कि आज रात तुम बच गए। तो फिर स्कॉट किचन से चला जाता है और मैडिसन वहीं पर अकेली रह जाती है। फिर उसे एक और कॉल आता है जिसमें आदमी सीधा कहता है कि तुम मरने वाली हो। और मैडिसन पहले इसे मजाक समझती है, लेकिन सिचुएशन एकदम से सीरियस होने लगती है और मैडिसन स्कॉट को ढूंढने ऊपर जाती है, लेकिन रूम खाली होता है। उसे पता नहीं होता कि गोस्ट का फेस उसके पीछे ही खड़ा है। तभी रोबोट फिर से मूव करता है और वो कंफ्यूज हो जाती है और फिर अचानक से उस गोस्ट का फेस उन पर अटैक करता है। लेकिन जब वो उसको पंच करती है तो पता चलता है कि वो स्कॉट है जो मजाक कर रहा था। लेकिन उसके बाद सिचुएशन काफी ज्यादा रियल हो जाती है जब असली गोस्ट फेस सामने आता है और स्कॉट को ब्रूटली मार देता है। मैडिसन अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों के बीच काफी फाइट होती है, वो भी बालकनी पर। और उसी वक्त वो उसे धक्का मार देती है और खुद बैलेंस लूज करके शैंडलियर से लटक जाती है। फिर काफी स्ट्रगल के बाद वो गिर जाती है जहां पर गोस्ट का फेस उसका इंतजार कर रहा होता है और उसे वहीं पर मार देता है। दोस्तों, फिर वो पूरे घर को पेट्रोल से जला देता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है सिडनी और उसकी बेटी टेटम पर। टेटम अपने रूम में होती है जब उसे विंडो के पास से एक आवाज सुनाई देती है। फिर वो चेक करती है तो उसका बॉयफ्रेंड बेन चुपके से अंदर आ जाता है। दोनों थोड़ा रोमांटिक होने लगते हैं, लेकिन तभी सिडनी रूम में आ जाती है और बेन को वहीं पर पकड़ लेती है। फिर टेटम रिक्वेस्ट करती है कि बेन को रहने दे, लेकिन सिडनी उसे तुरंत बाहर निकाल देती है। और फिर टेटम इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने भी अपनी एज में ऐसा ही किया था। और सिडनी कहती है कि वो सिर्फ अपनी बेटी को उस दर्द से बचाना चाहती है जो उसने खुद फेस किया था। और अगली सुबह टेटम सिडनी की पुरानी जैकेट पहन लेती है, जिससे सिडनी इमोशनली काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि उस जैकेट से उसका पास्ट जुड़ा होता है। टेटम अपनी मां को समझने की कोशिश करती है, लेकिन फिर सिडनी अपने पास्ट के बारे में बात करने से बचती रहती है और टेटम स्कूल चली जाती है और सिडनी अपने कैफे में काम करने लगती है। वहां लूकस नाम का एक लड़का आता है जो ट्रू क्राइम का फैन होता है और सिडनी से गोस्ट फेस किलर के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन उसकी मां जेसिका उसे वहीं पर रोक देती है। और सीन होता है स्कूल का और स्कूल में टेटम अपनी फ्रेंड्स क्लोई और हैना से मिलती है। सब लोग सिडनी के पास्ट के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि उसकी ओवर प्रोटेक्टिव नेचर समझ आती है। बेन भी वहां आ जाता है और सब लोग उसके साथ निकल जाते हैं। और इधर सिडनी कैफे में एक अजीब आदमी कार्ल को नोटिस करती है जो उसे काफी स्ट्रेंज तरीके से देख रहा होता है। और स्कूल में रिहर्सल चल रही होती है जहां टेटम परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन उसका टीचर उसे डांटता है कि उसमें पैशन नहीं है और वो सिडनी प्रेस्कॉट की बेटी होते हुए भी बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं लगती। टेटम थोड़ी हर्ट हो जाती है, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे चीयर अप करते हैं। बेन उसे साइड में ले जाकर कंफर्ट करता है और कहता है कि तुम सेंसिटिव हो और मुझे ये पसंद है। इसी बीच सिडनी को एक कॉल आता है और फोन पर गोस्ट फेस होता है। पहले वो मजाक समझती है, लेकिन जब वो फेस टाइम पर स्टू का फेस देखती है तो शॉक हो जाती है। स्टू, जो सपोजिडली मर चुका था, कहता है कि मैं वापस आ गया हूं और तुम्हारी बेटी के लिए आ रहा हूं। वो दिखाता है कि वो स्कूल के बाहर है और वहीं पर सिडनी तुरंत पैनिक हो जाती है और अपने हस्बैंड मार्क को कॉल करती है और स्कूल की तरफ भागती है। स्टेज के पीछे टेटम रिहर्सल के लिए रेडी हो रही होती है जब उसे लगता है कोई उसके आसपास है, तो सडनली लाइट्स बंद हो जाती हैं और वो हवा में लटक जाती है क्योंकि किसी ने मशीन कंट्रोल कर ली होती है। फिर गोस्ट फेस वहां अपीयर होता है और उस पर अटैक करने लगता है। टेटम हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। फिर सिडनी एकदम से वहां पहुंचती है और उसको गन से शूट करती है, लेकिन किलर वहां से भाग जाता है और टेटम बच जाती है, लेकिन एरन नाम का लड़का मर चुका होता है। और यहीं पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, लेकिन कोई क्लियर सस्पेक्ट नहीं होता। सिडनी इंसिस्ट करती है कि वो स्टू था, लेकिन मार्क कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है और शायद कोई डीप फेक या इम्पर्सोनेटर हो सकता है। सिडनी का डाउट बेन पर भी जाता है, लेकिन मार्क उसको शांत रहने के लिए कहता है। और फैमिली घर वापस आती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि किलर ऑलरेडी अटैक में छुपा हुआ है।
सिडनी कहती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन टेटम आर्ग्यू करती है कि हम कब तक भागते रहेंगे। इसी आर्ग्यूमेंट के बीच सडनली लाइट्स बंद हो जाती हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि गोस्ट फेस घर में ही है। मार्क गन निकालता है, लेकिन किलर उस पर अटैक कर देता है। टेटम और सिडनी मिलकर फाइट करती हैं और पैनिक रूम में हाइड कर जाती हैं और वहां से एस्केप करने की कोशिश में वो वॉल्स के थ्रू निकलती हैं, लेकिन गोस्ट फेस उन्हें फॉलो करता है और दीवार के थ्रू उन पर अटैक करता है और वहीं पर सिडनी इंजर्ड हो जाती है, लेकिन दोनों समहाउ बाहर निकल आती हैं। बैकयार्ड में मार्क वापस आकर किलर पर अटैक करता है और फाइट होती है। फाइनली किलर नॉकआउट हो जाता है और जब उसका मास्क उतारा जाता है तो सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो कोई अननोन आदमी होता है जिसे सिडनी ने कैफे में देखा था। सबको लगता है कि अब डेंजर खत्म हो गया है, लेकिन सिडनी कहती है कि ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि गोस्ट फेस कभी अकेला नहीं होता। उसे पूरा यकीन होता है कि एक और किलर अभी भी बाहर है और वहीं पर सब लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन सिडनी की बात इग्नोर भी नहीं कर पाते। सिचुएशन काफी टेंस बनी रहती है और हर कोई एक दूसरे पर डाउट करने लगता है। इसके बाद मीडिया और पुलिस दोनों एक्टिव हो जाते हैं और न्यूज फैल जाती है और सिटी में डर का माहौल बढ़ जाता है। गेल भी वहां आ जाती है, जो हमेशा की तरह स्टोरी कवर करने के लिए रेडी होती है, और मिंडी और चैड भी वापस आ जाते हैं और सिचुएशन को एनालाइज करने लगते हैं। सब लोग डिस्कस करते हैं कि किलर का पैटर्न क्या हो सकता है और कौन हो सकता है जो सिडनी के इतने क्लोज इवेंट्स को रिक्रिएट कर रहा है। वहीं पर सिडनी अब भी इंसिस्ट करती है कि स्टू समहाउ इन्वॉल्व है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। गेल इस बात को थोड़ा अनरियलिस्टिक मानती है, लेकिन सिडनी के इंट्यूशन को इग्नोर भी नहीं करती। तभी उन्हें पता चलता है कि एक साइकेट्रिक फैसिलिटी है जहां कुछ लोगों का कनेक्शन हो सकता है, वो भी इस केस से, इंक्लूडिंग वो आदमी जो पहले सस्पेक्ट बनाया गया था। फिर सिडनी डिसाइड करती है कि सच वहां से मिल सकता है और नेक्स्ट डे सिडनी और गेल उस फैसिलिटी में जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि स्टू का पोस्टमार्टम रिकॉर्ड मिसिंग है। ये एक बहुत बड़ा शॉक होता है, क्योंकि इसका मतलब है या तो किसी ने रिकॉर्ड्स चुरा लिए हैं या फिर स्टू कभी मरा ही नहीं था। वहां उन्हें एक अटेंडेंट मिलता है जो बताता है कि एक आदमी जॉन डो नाम से एडमिट हुआ था, जो मेमोरी लॉस का शिकार था और उसका कनेक्शन काल से था। ये क्लूज सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। और इधर दूसरी साइड टेटम, मिंडी, चैड और बाकी लोग घर पर सिचुएशन एनालाइज कर रहे होते हैं। मिंडी टिपिकल हॉरर लॉजिक लगाती है और कहती है कि किलर यूजुअली कोई क्लोज पर्सन होता है, जैसे बॉयफ्रेंड या कोई ऑब्सेस्ड फैन। फिर सब लोग एक दूसरे पर डाउट करने लगते हैं, स्पेशली बेन और ल्यूकस पर। टेंशन धीरे धीरे बढ़ने लगती है और सिडनी एक रिस्की प्लान बनाती है। वो डिसाइड करती है कि वो लाइव इंटरव्यू देगी, जिसमें वो किलर को प्रोवोक करेगी ताकि वो खुद सामने आए। गेल उसके साथ स्टूडियो जाती है और इंटरव्यू स्टार्ट होता है। फिर सिडनी ओपनली स्टू का नाम लेती है और कहती है कि अगर वो जिंदा है तो सामने आए और इनोसेंट लोगों को मारना बंद करे। फिर इंटरव्यू के बीच गेल पर्सनल क्वेश्चंस पूछने लगती है, स्पेशली टेटम के नाम के बारे में। ये सिडनी को इमोशनल कर देता है और वो इंटरव्यू छोड़कर निकल जाती है, लेकिन इस इंटरव्यू का इफेक्ट हो चुका होता है और किलर एक्टिव हो जाता है। इसी वक्त मार्क घर पर होता है जब उस पर घोस्ट फेस अटैक करता है। वो उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन किलर उसे रिपीटेडली स्टैब कर देता है। मार्क सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। ये क्लियर हो जाता है कि किलर अब और डेंजरस हो चुका है और हम देखते हैं कि सिटी में लॉकडाउन हो जाता है और सब लोग एक जगह एक पिज्जेरिया में इकट्ठा होते हैं। मिंडी थियरी देती है कि किलर सिडनी का ऑब्सेस्ड फैन है, जो उसे फिर से फाइनल गर्ल बनाना चाहता है। सब लोग एक दूसरे पर डाउट करते हैं और एटमॉस्फेयर एक्सट्रीमली टेंस हो जाता है। और दोस्तों, तभी सिचुएशन और खराब हो जाती है जब घोस्ट फेस पिज्जेरिया में अटैक कर देता है। लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, केओस क्रिएट होता है और एक एक करके लोग अटैक का शिकार होने लगते हैं। क्लोई को ब्रूटल तरीके से मार दिया जाता है। ल्यूकस भी बच नहीं पाता। मिंडी भी इंजर्ड हो जाती है। ये सीक्वेंस पूरी तरह से काफी खतरनाक हो जाता है, जहां कोई सेफ नहीं होता। और हम देखते हैं कि टेटम बाहर भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो घोस्ट फेस से लड़ती है, लेकिन उसे रोक नहीं पाती। तभी बेन आता है और हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन घोस्ट फेस उसे भी मार देता है। फिर टेटम किसी तरह वापस पिज्जेरिया के अंदर छुप जाती है और सिडनी को मैसेज करती है। सिडनी उसे गाइड करती है कि किचन में एक हिडन सेफ है जिसमें गन रखी है। इसके बाद टेटम हिम्मत करके सेफ खोलती है और गन निकालती है। जब घोस्ट फेस उस तक पहुंचता है तो टेटम उसे शूट करती है, लेकिन ये एंड नहीं होता। सडनली एक सेकंड घोस्ट फेस अपीयर होता है और टेटम को किडनैप कर लेता है। फिर सिडनी वापस आती है, लेकिन टेटम गायब होती है। तभी एक फोन आता है और वो फोन होता है स्टू का। वो कहता है कि अगर टेटम को जिंदा देखना है तो पुराने घर पर आ जाओ। फिर सिडनी समझ जाती है कि फाइनल कॉन्फ्रंटेशन वहीं होने वाला है।
और सिडनी उस पुराने हाउस में जाती है जहां उसके पास्ट के सब ट्रॉमेटिक मोमेंट्स रिक्रिएट किए जा रहे होते हैं। काफी सारे वीडियोस और क्लिप्स चल रहे होते हैं जो उसे मेंटली ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिडनी स्ट्रांग रहती है। वो जानती है कि ये सब उसे मैनिपुलेट करने के लिए किया जा रहा है। और बैकयार्ड में वो टेटम को देखती है जो बंधी हुई होती है। वहां एक किलर अपना मास्क उतारता है और वो मार्को होता है, साइकेट्रिक फैसिलिटी का आदमी। वो बताता है कि वो और उसका पार्टनर सिडनी के ऑब्सेस्ड फैंस हैं। फिर वो अपने पार्टनर को बुलाता है और जब सेकंड घोस्ट फेस अपना मास्क उतारता है तो सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस मास्क के पीछे जेसिका होती है जो ल्यूकस की माँ होती है। और यहीं पर जेसिका अपनी स्टोरी बताती है कि कैसे वो सिडनी से इंस्पायर्ड थी। उसने अपने अब्यूजिव हस्बैंड को मारा और फिर मेंटल ब्रेकडाउन के बाद फैसिलिटी में गई जहां उसकी मुलाकात मार्को से हुई। और फिर दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि वो घोस्ट फेस बनेंगे और सिडनी की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। वो रिवील करती है कि उसने अपने ही बेटे ल्यूकस को भी मार दिया क्योंकि वो उसे उसके हस्बैंड की याद दिलाता था। फिर सिचुएशन काफी इंटेंस हो जाती है दोस्तों। मार्को टेटम को मारने की कोशिश करता है लेकिन सिडनी उसे शूट कर देती है। जेसिका भागने की कोशिश करती है और सिडनी उसका पीछा करती है। दोनों के बीच काफी तगड़ी फाइट होती है और फाइनली टेटम भी ज्वाइन करती है और माँ बेटी मिलकर जेसिका को हरा देती हैं और उसे मार देती हैं। सब कुछ फाइनली खत्म हो जाता है और मार्क हॉस्पिटल में स्टेबल होता है। गेल वापस न्यूज कवर करने के लिए आती है, लेकिन इस बार वो मिंडी को स्पॉटलाइट देती है और सिडनी अपनी बेटी के पास बैठती है और उससे माफी मांगती है कि उसने उसे हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश में उसे मजबूत बनाना भूल गई। और टेटम कहती है कि अब वो समझ गई है कि उसकी मां ने ऐसा क्यों किया। और सिडनी इमोशनल होकर बताती है कि उसने अपनी बेटी का नाम अपनी सबसे स्ट्रांग दोस्त के नाम पर रखा था, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बेटी भी उतनी ही स्ट्रांग बने। और इस तरह ये कहानी यहीं पर अपना अंतिम चरम छूती है दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।